छोड़ दीजिए। बहरहाल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको ये बताएगा कि अगर आप किसी सिस्टम को कुछ हीट दे रहे हो, आपने कुछ हीट दी, वो हीट वो सिस्टम दो तरह से यूटिलाइज कर सकता है। या तो उस हीट की वजह से उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, या उस हीट की वजह से उस सिस्टम में एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो जाएगा, मींस कुछ वर्क डन हो जाएगा। बस ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि जो भी आप सिस्टम को हीट देंगे वो हीट सिस्टम दो तरह से यूज कर सकता है, हीट दोगे या हीट निकालोगे। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज हीट। अभी आप सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे या बाहर निकालेंगे वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा डब्ल्यू इज द वर्क। दिस इज द वर्क। अब यहां पर कुछ साइन कन्वेंशंस होती हैं कि अगर आपका सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है देन योर डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव। अगर आपका सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इफ सिस्टम एब्जॉर्ब हीट, अगर आपका सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर जाता है तो आपका जो डेल्टा क्यू होगा दैट डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव। लाइक मतलब आपने गैस ली, आपने वाटर लिया और उसे हीट अप करना शुरू कर दिया, तो आपका सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उस केस में डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आपका सिस्टम, इफ सिस्टम रिजेक्ट और एमिट हीट, ऐसे लिख दूं, एमिट हीट, अगर सिस्टम हीट एमिट कर दे तो डेल्टा क्यू विल बी नेगेटिव, बाहर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह से डेल्टा यू याद रखिए, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो डेल्टा यू इज पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है देन योर डेल्टा यू इज पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता है देन योर डेल्टा यू इज नेगेटिव एंड दिस इज वर्क डन। अगर एक्सपेंशन होता है, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, देन योर डेल्टा डब्ल्यू इज पॉजिटिव। अगर कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेस कर रहा है, तो गैस कंप्रेस हो रही है, गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है, तो डेल्टा डब्ल्यू इज नेगेटिव। चलो भाई जल्दी से लिख लो इसको, फिर इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इतना लिखिए, फिर कुछ डिस्कशंस और करते हैं। चलो वेरी गुड, सबने लिख लिया। अब देखिए नेक्स्ट, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कुछ नहीं है सिवाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। अरे क्या हो गया इसमें? लिखिए लिखिए मरियम, लिखिए लिखिए लिखिए। कुछ केसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम डिस्कस कर ले रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं म्यूट भी कर देता हूँ आप लोगों को। लीजिए लीजिए। और कैसे? सिस्टम ऑन द सिस्टम मींस आप गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। बाय द सिस्टम मींस गैस आपकी एक्सपेंड हो रही है।
बस इतना है, ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम। ये ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम यूजुअली केमिस्ट्री में यूज करते हैं। ऑन द सिस्टम में तुमने गैस के ऊपर प्रेशर लगाया, गैस तुम्हारी कंप्रेस हो गई, क्या आएगा यश? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव हो जाएगा। बाय द सिस्टम आपकी गैस एक्सपेंड कर रही है। भाई अब लिखा आप लोगों ने? अरे भाई इतना लिख लिया तो बताइए मुझे, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। यस सर। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें कुछ चीजें देखो, अगर आपके पास एक आइडियल गैस है, आइडियल गैस में मैंने आपको सिखाया था कि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो अगर आइडियल गैस है और मैं आपसे कहता हूं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब है कि जो डेल्टा क्यू होगा, दैट डेल्टा क्यू इज नॉट डेल्टा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट मींस डेल्टा यू इज जीरो। आप ऐसे लिख सकते हैं, आपका जो डेल्टा क्यू होगा, दैट डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा। अगर डेल्टा यू जीरो तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। क्या आपने जो भी हीट दी, उस हीट की वजह से आपका सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब वर्क डन होगी, सारी की सारी हीट आपकी एग्जैक्टली वर्क डन कराने में यूज हो जाएगी। किसी भी वर्क डन की हीट की वजह से कुछ और चेंज नहीं आया। इतना लिख लीजिए, इसके बाद फिर मैं डायरेक्टली फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स पर आ रहा हूं। चलो गुड, ये भी लिख डाला। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चंस देखिए। देखो शुरू सर में एक बहुत ही, मिनट सर। सर डन। देखिए बेटा क्वेश्चंस देखिए कुछ। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, आपको कोई सिस्टम दे देगा, आपको इतना डेटा देगा कि आप हीट कैलकुलेट कर लें, वर्क डन कैलकुलेट कर लें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपसे कैलकुलेट करवा लेगा। जैसे एक बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर at 100 degrees Celsius is converted into steam steam if volume of steam is if volume of steam is अरे क्या, steam is 1671 centimeter cube, find change
internal energy of system. Latent heat of steam is इतना लिखो यार मेरे, इतना लिखिए जरा सा। लेटेंट हीट आपको दी हुई है स्टीम की, इट्स 2256 जूल पर ग्राम। एक मिनट रुकिएगा जरा, मेरे राइटिंग पैड में कुछ इशूज हो रहे हैं। आप लोग सॉल्व करना शुरू कीजिए, बस मैं इसको जरा ठीक करूँ। इतना लिखिए आप लोग। बस एक मिनट रुक जाइए, इसको जरा सा सेट हो जाए।
तो भी देखिए सुनिए, अब सही है। This is first law of thermodynamics. Delta Q is delta U plus delta W. So यहां से डेल्टा U आप लिख सकते हैं, डेल्टा U हो जाएगा इट्स डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। डेल्टा Q, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। डेल्टा Q कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल ये यूज कर सकते हो, इट्स ml। भाई ये जूल पर ग्राम दिया है, वाटर कितना है 1 ग्राम, इसे आप 1 ग्राम लीजिए, इसे आप 1 ग्राम लीजिए। एल है 2256। मैं भी आपके आंसर्स चेक नहीं कर रहा, बस मैं इसे सॉल्व कर दूं फिर मैं चेक कर दूं। इट्स 2256 जूल। ये डेल्टा क्यू हो जाएगा ml विच इज 2256 जूल। चलिए डेल्टा क्यू आ गया आपको। अब अगर डेल्टा क्यू आ गया तो किसी तरह से डेल्टा डब्ल्यू भी चाहिए। देखिए डेल्टा डब्ल्यू के लिए आप क्या कर सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा इट्स प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। V2 माइनस V। तो देखिए V2 जो गिवन है ना यार, ये V2 तो स्टीम का वॉल्यूम है। V2 is the volume of steam. V2 is 1671 सेंटीमीटर। अब बेटर होगा आप इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें, तो ये आ जाएगा 1671 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब में आ गया। V1 जो है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, 1 ग्राम वाटर का वॉल्यूम है। वॉल्यूम देखो, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आ जाएगा मास बाय डेंसिटी। तो ये आ जाएगा मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर, डिवाइडेड बाय द डेंसिटी। सो मास ऑफ वाटर इज 1 ग्राम, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसे भी आप कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 10⁻⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। -6 मीटर क्यूब। तो ये वैल्यूज आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको वर्क डन मिल जाएगा। दिस इज अ वर्क डन विच इज प्रेशर 180 mm। 180 mm इज 1 पॉइंट, यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 10⁻⁵ V2 minus V1, 2256 to 10⁻⁻⁶ minus of 10⁻⁻⁻। वर्क डन आ गया 01 into 10⁻⁵ into 2255 multiplied by 10⁻⁻⁻⁶। यार सॉरी, मेरा राइटिंग पैड गड़बड़ हो रहा है, इसलिए ये बीच बीच में ब्रेक कर जाता है। सर सर ये आ गया। चलिए इतना लिख लीजिए, मैं इसको चेंज कर दूंगा। 10⁻⁻⁻⁶। तो ये वर्क डन आया 2255 10⁻⁻⁻⁻।
225.5 ये वर्क डन आ गया आपका। अब आप वर्क डन और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, हीट ये रहा 2256, ये वर्क डन आ गया 225.5, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों को, तो आपका यहाँ से डेल्टा यू आ जाएगा। डेल्टा यू था डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा यू आ गया डेल्टा क्यू अच्छा V2 तो 1671 है। ओके 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 1671 into 10 raised to the power minus 6। तो 1670 it's 1670 into 10 raised to the power minus 1, 167 जूल हो जाएगा। चलिए इतना लिखिए, नेक्स्ट में लिखिए। मुझे एक राइटिंग पैड भिजवा दीजिए, है कुछ नहीं राइटिंग पैड? राइटिंग पैड नहीं मैं एक ही बात है ना, राहे अलग से कैलकुलेट कर लो या यही सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्ट्रैक्ट किया ना साथ यहाँ, यस जो चेंज आता है ना दैट्स नॉट वेरी नॉट अ वेरी लार्ज चेंज, इसीलिए वन ली हुई है, अदरवाइज वो देता है यहाँ। सब्ट्रैक्ट किया है साथ बस इन दोनों को यहाँ सब्ट्रैक्ट किया। वन सिक्स सेवन होना चाहिए, क्यों 1671 में से अगर आप वन सब्ट्रैक्ट करेंगे हुदा तो क्या बचेगा? अरे भाई अभी अभी हुदा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो मैं कर रहा हूँ, मेरा राइटिंग पैड खराब हो गया, बस मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ।
हाँ भाई, अब बताओ क्या कह रहे थे। तो देखिए सुनिए जरा, डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू होगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू को आप ml लिख सकते हैं, m इज 1 ग्राम, एल लेटेंट हीट ये रहा 2256 जूल हो गया। वर्क डन होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। भाई फाइनली जब स्टीम बन रहा है तो वॉल्यूम दिया हुआ है 1671 सेंटीमीटर क्यूब, इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। पहले वाटर था, वाटर की डेंसिटी, वॉल्यूम निकाल सकते हो ना, मास ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर कितना है 1 ग्राम, डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब रख दिया। अब जब इसमें से आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, वन ही तो सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से, तो 1670 इंटू 10⁻⁻⁶। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर, इसको मैं ऑलमोस्ट 1 ले रहा हूं, ये जो 1.01 है ना, इसे मैं ऑलमोस्ट 1 ले रहा हूं। So it's 1670 into 10 raised to the power minus 1, so it's 167 joules. प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ गिवन नहीं है। 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम में कन्वर्ट होता है जब प्रेशर आपका 1 atm होता है। जब आप कहते हो कि स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, ये तभी होगा जब आपका प्रेशर 1 atm होगा, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं 1.01 इंटू 10 raised power 5 पास्कल। हाँ भाई साहब, अब हुआ क्लियर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाता है उसे 1 atm कहते हैं। 1 atm को जब पास्कल में कन्वर्ट करते हैं तो 1.01 इंटू 10 रेज़ पावर 5 आता है। ये हमें पता होता है कि नॉर्मल जो एनवायरनमेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो इतना ही होता है। जब तुम वाटर बॉईल करते हो, तुम दूध उबालते हो, जो नॉर्मल जो प्रेशर है वो 1 atm होता है, 1.01 इंटू 10 रेज़ पावर 5। So that was about फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट देखिएगा, तो यहां से आप डेल्टा यू निकाल सकते हैं, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू कितना था, डेल्टा क्यू इज 2256, डेल्टा क्यू इज 2256 माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू कितना है 167, 167। तो अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो डेल्टा यू हो जाएगा, इट्स 2256 माइनस 167, इट्स 2089, 2089 जूल। इतना इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। इंटरनल एनर्जी में चेंज पॉजिटिव है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इस अमाउंट से बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है इतनी इंटरनल एनर्जी। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, आफ्टर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देन यू हैव थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब जरा थोड़ी देर सुनना शुरू करिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जरा 5 मिनट सुनो। थर्मोडायनामिक प्रोसेस का क्या मतलब है, अगर आपके सिस्टम के कुछ भी थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स हैं, थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स हमने सैटरडे डिस्कस किए थे। थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स का एग्जांपल है थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी। इनमें से कोई भी पैरामीटर अगर चेंज हो गया तो आप कहोगे आपका जो प्रोसेस हो गया थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो गया। प्रेशर चेंज हो जाए, वॉल्यूम चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाए, या इनमें से सारी चीजें चेंज हो जाए, थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो गया। अब टाइप ऑफ प्रोसेस में सबसे पहले आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। टाइप ऑफ प्रोसेस में सबसे पहला जो प्रोसेस आएगा दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है सिस्टम में कुछ भी चेंज हो बट टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो आप कहोगे आइसोथर्मल। एक प्रोसेस आता है जिसे आप कहते हैं एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में सब कुछ चेंज हो जाएगा लेकिन हीट चेंज नहीं होगी, चेंज इन हीट जीरो है।
मींस ना सिस्टम में कोई हीट एंटर कर सकती है ना हीट बाहर जा सकती है, ऐसे प्रोसेस को आप एडियाबैटिक कहेंगे। एक और आप प्रोसेस ले सकते हैं जिसे आप कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज इन प्रेशर इज जीरो। आइसोबारिक के बाद एक और प्रोसेस है जिसे आप कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है वॉल्यूम इज कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, यहां चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। और टाइप का प्रोसेस होता है, लेकिन आपको सिर्फ ये 4 प्रोसेस पढ़ना है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक। ये बिल्कुल मोशन की तरह है भाई, अगर एक बॉडी मूव कर गई तो मोशन हो गया ना। आप मोशन को कई तरह से स्टडी करते हैं, आप कहते हैं अच्छा बॉडी मूव करी लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन। आप कहते हैं बॉडी मूव कर गई लेकिन इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसी तरह से यहां प्रेशर चेंज हुआ, थर्मोडायनामिकल प्रोसेस हो गया, वॉल्यूम चेंज हुआ, प्रोसेस हो गया, टेम्परेचर चेंज हुआ, प्रोसेस हो गया, इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, प्रोसेस हो गया। लेकिन वो जो प्रोसेस है आपका, वो आइसोथर्मल कब होगा? जब टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। वो प्रोसेस एडियाबैटिक कब होगा? जब हीट में चेंज नहीं आएगा। आइसोबारिक कब होगा? जब प्रेशर में चेंज नहीं आएगा। आइसोकोरिक जब होगा? जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। तो आपको एक एक कर ये सारे प्रोसेस स्टडी करने, इतना लिख लो। आइसोथर्मल प्रोसेस के साथ हम स्टार्ट करेंगे। भाई प्रोसेस क्लियर हुआ? आया समझ में? व्हाट इज प्रोसेस, क्या मतलब है थर्मोडायनामिकल प्रोसेस का? Yes, sir. ओके, चलिए लिखिए इतना। ओके, delta Q is C delta T. Delta Q is not always C into delta T. Yes, delta Q could also be ML, है ना? चलिए इतना हो गया। इसके बाद देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस, लिख लिया सबने इतना, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। अगर आपके सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो आप कहेंगे कि आपका जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज आइसोथर्मल। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, देन इट्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस। delta T is equal to 0, temperature should be equal to constant। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कुछ कंडीशंस है, एग्जांपल देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या एग्जांपल हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में आपने एक पिस्टन लगाया, एक गैस रख दी। कंटेनर लिया, पिस्टन लगाया और एक गैस डाल दी। आपने गैस भर दी इसके अंदर। भाई गैस का कुछ वॉल्यूम होगा, गैस का कुछ प्रेशर होगा। आपने क्या किया? गैस को एक्सपेंड कराया। ये गैस आपके एक्सपेंड कर रही है। अब कंडीशन ये है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। यूजुअली होता क्या है, जब आपकी गैस एक्सपेंड करती है ना, तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब है गैस वर्क डन करती है, गैस का हीट कंटेंट कम होगा। हीट कंटेंट कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम हो गया तो आइसोथर्मल नहीं होगा। आइसोथर्मल के लिए कंडीशन क्या है? टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। तो होगा क्या? अगर आपकी गैस एक्सपेंड कर रही है और आप चाहते हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो आप क्या करेंगे? बाहर से इस गैस को कुछ हीट प्रोवाइड करेंगे। गैस एक्सपेंड कर रही है, जितना हीट लॉस कर रही है एक्सपेंशन की वजह से, उतनी हीट आप बाहर से प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो मुझे बताओगे वॉल कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग? वॉल कैसी होनी कंडक्टिंग। चाहिए? Conducting. हाँ। अगर आप चाहते हैं कि प्रोसेस आइसोथर्मल हो, तो पहली चीज यही है कि आपकी वॉल्स कंडक्टिंग होनी चाहिए, ताकि आपका सिस्टम
एनवायरमेंट के साथ हीट एक्सचेंज कर पाए। वॉल शुड बी कंडक्टिंग। अगर आप चाहते हैं कि प्रोसेस आपका आइसोथर्मल हो तो वॉल शुड बी कंडक्टिंग। सेकेंड बात, प्रोसेस जो होना चाहिए, अब जो हीट एक्सचेंज का प्रोसेस होता है ना, दैट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। भाई कोई भी वॉल 100% कंडक्टिंग नहीं हो सकती, उसे कंडक्ट करने में टाइम लगेगा, चाहे हीट बाहर निकालनी हो चाहे हीट अंदर डालनी हो। तो आपका जो प्रोसेस होना चाहिए, दैट प्रोसेस शुड बी स्लो। अगर ये फास्ट प्रोसेस हो गया तो हीट कांस्टेंट नहीं रहेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। हीट को बाहर निकालने में और हीट को अंदर लेकर जाने में टाइम लगता है, इंस्टेंटेनियस नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपने एक्सपेंड किया फौरन हीट चली गई। हीट का एब्जॉर्ब करना और हीट का रिजेक्ट करना स्लो प्रोसेस है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोसेस आइसोथर्मल हो, इट शुड बी अ स्लो प्रोसेस। धीरे धीरे गैस को एक्सपेंड कराओगे, जैसे जैसे गैस कूल होगी बाहर से हीट लेती चली जाएगी। बहुत धीरे धीरे कंप्रेस करोगे, गैस को कंप्रेस करोगे तो क्या लगता है, गैस हीट एब्जॉर्ब करेगी या रिजेक्ट करेगी? अगर आप गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या लगता है आप लोगों को? आंसर्स देखिए मुझे सबके। गैस हीट एब्जॉर्ब करेगी कि रिजेक्ट करेगी? अरे जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो हीट जनरेट होगी अंदर। अगर वो हीट बाहर नहीं निकली ना तो आपके सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बाहर निकालनी होगी। तो जब आप कंप्रेस करेंगे तो गैस हीट रिजेक्ट करती है। इसको लिख देता हूं, ड्यूरिंग एक्सपेंशन गैस एब्जॉर्ब हीट एब्जॉर्ब करती है, बट ड्यूरिंग कंप्रेशन गैस हीट रिजेक्ट करती है। तो जब कंप्रेशन होगा तो रिजेक्ट करेगी, जब एब्जॉर्प्शन होगा, एक्सपेंशन होगा तो ये गैस एब्जॉर्ब करेगी। सो योर वॉल्स जो होनी चाहिए ना, वॉल्स शुड बी कंडक्टिंग वॉल्स होनी चाहिए। हर प्रोसेस के लिए यही करना है। आइसोथर्मल की कंडीशन क्या है? डेल्टा टी जीरो। आइसोथर्मल के लिए वॉल्स कैसी होनी चाहिए? कंडक्टिंग। प्रोसेस कैसा होना चाहिए? स्लो। ये दो आपने पॉइंट्स और देख लिए, सारे प्रोसेस इसी ऑर्डर में आप करेंगे। एग्जाम्पल देखो आइसोथर्मल प्रोसेस का, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस जब मेल्ट करती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इनफैक्ट जितने भी स्टेट चेंज के प्रोसेस है ना, सारे आइसोथर्मल है। भाई सिखाया था अभी कुछ दिन पहले आपको, अगर एक बॉडी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, मेल्ट कर रही है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर लिक्विड से गैस वेपर में कन्वर्ट हो रही है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। सो स्टेट चेंज में कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। तो जितने भी स्टेट चेंज के प्रोसेस हैं, दे आर आइसोथर्मल। अब इतना जब आपको पता चल गया तो नेक्स्ट चाहिए होता है आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट। आपको इक्वेशन चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस में। मैं कुछ वेरिएबल टिक कर रहा हूं, पीवीटी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, चेंज होगा? जल्दी जल्दी बताते चले जाओ मुझे, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या लगता है आप लोगों को? Change. प्रेशर शुड रिमेन कांस्टेंट या चेंज हो जाएगा? वेरी गुड, प्रेशर विल चेंज। व्हाट अबाउट वॉल्यूम? Change. वॉल्यूम विल चेंज। व्हाट अबाउट टेम्परेचर? Constant. टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। तो आपको एक इक्वेशन चाहिए जो पीवी और टी को रिलेट करे। अब ज्यादातर जगह आपका जो सिस्टम होता है ना, दैट इज एन आइडियल गैस, तो मैं इक्वेशन यूज कर सकता हूं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही इक्वेशन है आपके आइसोथर्मल प्रोसेस की। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट इज द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। पी इक्वल टू कांस्टेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, कि इनिशियल प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज फाइनल प्रेशर इनटू वॉल्यूम। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। सो इफ योर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दैट मींस योर पीवी इज कांस्टेंट। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ये इक्वेशन है आपके आइसोथर्मल से। चलिए एक, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट लेकर आना होता है वर्क डन।
नेक्स्ट चाहिए आपको वर्क डन। वर्क डन की देखिए इक्वेशन क्या होती है। वर्क डन था इंटीग्रल ऑफ टी डी वी वॉल्यूम V1 से लेकर वॉल्यूम V2 तक। आइसोथर्मल के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू NRT, तो आप P लिख सकते हो, कितना आ जाएगा NRT डिवाइडेड बाय V। इस P की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। इक्वेशन को कुछ नाम तो नहीं दिया मैंने, मैं इसे कह देता हूं पहली इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इसे मैं थर्ड कह देता हूं, एंड दिस इज फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ को हम थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फोर्थ को अगर थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन वर्क डन इज वॉल्यूम V1 से लेकर वॉल्यूम V2 तक, इट्स NRT बाय V इंटू dV। NR इज कांस्टेंट, तो आप NR को बाहर ले जाइए, इट्स वॉल्यूम V1 से लेकर वॉल्यूम V2 तक। इनफैक्ट टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, इट्स जस्ट dV बाय V। 1/V को जब आप इंटीग्रेट करेंगे, इतना याद होना चाहिए, 1/x का इंटीग्रल log x होता है। तो ये वर्क डन का एक्सप्रेशन आएगा NRT 1/V का इंटीग्रल इज log V, इट्स V1 से लेकर V2 तक। लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए, वर्क डन इज योर NRT, इट्स log ऑफ V2 माइनस log ऑफ V1। तो ये वर्क डन आ गया, इट्स NRT log ऑफ V2 डिवाइडेड बाय V1। ln आप हटा सकते हो, ln की जगह आप यूज कर सकते हैं, इट्स 2.303, इट्स NRT log ऑफ V2 बाय V1। देखो बेसिकली होता क्या है, दो तरह के लॉग होते हैं। ये LOG लिखा है मैंने, एक मिनट रुक जाओ, मुझे शार्प कर दो। ये मैंने LOG लिखा है। लॉग दो तरह के होते हैं, एक होता है लॉग जिसका बेस E होता है, उसे ln लिखते हैं, और एक होता है लॉग जिसका बेस 10 होता है, उसे log E लिखते हैं। ये ln था। जब आप लॉग टेबल यूज करोगे, थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में आपने यूज कर ली होगी, लॉग टेबल में ln नहीं यूज करते, LOG यूज करते हैं। तो 2.303 NRT log ऑफ V2 बाय V1। चलिए करिए। तो आपको ये सब याद होना चाहिए, इक्वेशन याद होनी चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस की, आपको वर्क डन याद होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए कि प्रोसेस इज अ स्लो प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस नहीं है आइसोथर्मल। नहीं हर्षित, करके देखो जरा इंटीग्रेट। प्रीवियस स्लाइड लगा दीजिए। हाँ मैं प्रीवियस स्लाइड लगा देता हूँ। हर्षित करके देखो उससे क्या आएगा। यस सर, उससे v का टर्म ऐसे नहीं करते, 1/x का इंटीग्रल log x होता है, तो सर, तरीका उससे नहीं v है। का टर्म वो क्या कहते हैं, हट जा रहा हैं? है। उससे v का टर्म हट जा रहा है, v टू द पावर 0 आ जा रहा है। हाँ, नीचे इनफाइनाइट जीरो आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। सर इसी की अगर सपोज v टू द पावर -2 होता तो? अब वैसे कह रहा है, सिखाया नहीं कभी, वो तो ऐसे ही करते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन है वो। लेकिन 1/v का इंटीग्रल अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, लोगरिथमिक फंक्शन। ओके 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 सर, सर एक ही। मेल्टिंग ऑफ आइस, देखिए जब आइस मेल्ट करती है तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग मेल्टिंग, आइस का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दिस इज एन आइसोथर्मल, मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। साध आइस जब मेल्ट करती है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहता है, जब तक सारी की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर चेंज नहीं होता मींस कांस्टेंट है, इसलिए आइसोथर्मल है। हाँ जी, कौन सा पहला एग्जांपल? ये अबे कुछ नहीं है, गैस है भाई, तुम्हारा सिलेंडर है, घर में सिलेंडर होता है गैस का, ये वो सिलेंडर है। बस इस सिलेंडर में तुमने एक एक्स्ट्रा वो दिया हुआ है कि सिलेंडर का साइज बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। सिलेंडर का साइज बढ़ाओगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, साथ कम हो जाएगा। और तुम्हारा सिलेंडर बड़ा कर दूं तो गैस का साइज बढ़ेगा, कम हो जाएगा। अच्छा, सिलेंडर बड़ा कर दूं तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा यार, गैस तो एक्सपेंड करती है। जब आप सिलेंडर का साइज बड़ा करेंगे तो गैस एक्सपेंड करेगी, गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा।
और जब गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा इसका मतलब गैस में एक्सपेंशन होगा। जब गैस एक्सपेंड होगी तो ठंडी होती है, कोई भी गैस अगर एक्सपेंड होगी कूल होती है, उसका टेम्परेचर कम होता है। लेकिन आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। तो आप क्या करेंगे, बाहर से हीट प्रोवाइड करेंगे। आप बाहर से हीट प्रोवाइड करेंगे ताकि टेम्परेचर चेंज ना हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ये लिखा है इतना? Yes, sir. Done, sir. ओके गुड, इसको लिखिए इतना। अच्छा, अगला क्वेश्चन था 2.303 आया कैसे, इसको लिख लो फिर बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर 2.303 आया कैसे। भाई लिखा आप सबने इतना? चलो वेरी गुड, सबने लिख लिया। नेक्स्ट देखिए। सो 2.303 से जो लोग परेशान हैं, भाई लॉग दो तरह के होते हैं, लॉगरिथम। 2 मिनट दे रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आता है केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स तुम लोगों ने बिना लॉग के कैसे पढ़ी होती है। लॉगरिथम जो है ये दो तरह का होता है। एक होता है लॉगरिथम जिसकी बेस ई होती है, इसे कहते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग। एक लॉगरिथम होता है जिसकी बेस 10 होती है, इसको कुछ नहीं कहते, इसको लॉग 10 ही कहते हैं। अब ये जो लॉग ई है ना, इसे ऐसे लिख देते हैं ln। अब जब भी आप कोई लॉग टेबल देखेंगे, ज्यादातर जगह लॉग टेबल लॉग 10 में दी होती है। हम इंटीग्रेट करते हैं तो लॉग आता है ln, लॉग ई नेचुरल लॉग में आता है, आपको लॉग 10 में कन्वर्ट करना होता है। तो तरीका सिर्फ ये होता है, ln को log 10 में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे लिख देते हैं 2.303 log 10 हो जाएगा। तो ln इज 2.303 इंटू log 10। तो जहां ln था वहां हटाकर आप ऐसे लिख सकते हैं 2.303 log 10। तो ये कोई पूछ रहा था, शायद सामिया पूछ रही थी। भाई मिल गया आंसर आप लोगों को इसका? चलो भाई इतना लिख डालो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी से लिख डालो इतना। फिर जरा वर्क डन के एक्सप्रेशन में एक दो चीजें और आपको सिखा दें, फिर न्यूमेरिकल करेंगे और एडियाबैटिक प्रोसेस पे आ जाएंगे। Done, sir. चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट समझिएगा। सर एक बार और दिखाइए। हाँ क्या कह रहे हैं आप? लिख लिया ना आप सबने? कुछ कह रहा था? चलो नेक्स्ट है आपका अभी जरा वर्क डन वाला एक्सप्रेशन और देखो। वर्क डन का एक्सप्रेशन था 2.303 nRT log ऑफ V2 by V1। अब देखिए P1 V1 जो होता है इज इक्वल टू P2 V2। तो यहां से तुम लिख सकते हो कि V2 by V1 होगा P1 by P2। लिख सकते हैं ना, V2 by V1 इज P1 by P2। इस V2 by V1 की जगह P1 by P2 रख दो।
तो वर्क डन का एक्सप्रेशन हो जाएगा 2.303 nRT log of P1 divided by P2. So this is the expression of work done, 2.303 nRT log of P1 by P2. now आप ये भी यूज कर सकते हैं और आप ये भी यूज कर सकते हैं। अब अगर कभी कभी वो कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाओ जरा, यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आपका ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक एक नंबर के आ जाते हैं। अगर वो कहता है कि प्रोसेस आइसोथर्मल है, इसका क्या मतलब हुआ? टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, टेम्परेचर में चेंज नहीं तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज डेल्टा डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही होता है ना, डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू की जगह जीरो रख दो, सो यू विल गेट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। दैट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसका मतलब है जो भी हीट दोगे सारी की सारी हीट वर्क डन में जाएगी अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है आपका। इसे भी लिख लीजिए, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। जल्दी जल्दी लिखो इतना। इतना लिख लीजिए, फिर इस पर न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ओके, ये भी सबने लिख डाला। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन सर, देखिए एक बहुत। अच्छा अभी नहीं हुआ था, लिखिए। सर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो आपसे कहता है 1 मोल नहीं 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at NTP is compressed NTP की जगह STP ले लो, half of its initial volume। half of its initial volume। Calculate first part। So मैं आपको इनिशियली बता दूं टेम्परेचर और प्रेशर एसटीपी पर होते क्या है। इनिशियल टेम्परेचर इज 300 Kelvin and initial pressure is 1 atm। इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन है और इनिशियल प्रेशर 1 atm है। वो आपसे कहता है कैलकुलेट करिए फर्स्ट पार्ट, फाइनल टेम्परेचर, सेकेंड पार्ट फाइनल वॉल्यूम, नहीं फाइनल वॉल्यूम तो आपको पता है हाफ हो गया, फाइनल प्रेशर, देखो कितना आसान है ये, तीसरा वर्क डन। समझने की कोशिश करना, ये मैं करा रहा हूं, अगला आप खुद करेंगे। सीधी सीधी कैलकुलेशन है। फर्स्ट पार्ट जब आप सॉल्व करोगे आप ये यूज करो P1 V1 इज इक्वल, अच्छा फर्स्ट पार्ट तो टेम्परेचर है, पर आइसोथर्मल में तो आपको याद होना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। तो फर्स्ट पार्ट में टेम्परेचर विल रिमेन 300 केल्विन, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, सेम रहेगा, नो चेंज इन टेम्परेचर। प्रेशर पूछ रहा है आपसे, तो प्रेशर के लिए आपको ये यूज करना होगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P1 इज 1 atm, V1 वॉल्यूम V है, P2 नहीं पता, लेकिन फाइनल वॉल्यूम पता है कि हाफ हो गया। कहता है P2 निकाल दो, रख दो सारी वैल्यू, P1 की जगह 1 रख दो। याद रखना एटीएम में रखा है, पास्कल में नहीं रखा, एटीएम एसआई यूनिट नहीं होती है,
तो एटीएम में ही आंसर आएगा, पास्कल में नहीं आ जाएगा। V1 इज V रखा, P2 का पता नहीं था, V2 इज V/2 रखा, V से V कैंसिल हो गया, P2 आ गया 2 ATM, प्रेशर डबल हो गया। अब वो तुमसे कहता है अच्छा वर्क डन भी बता दो वर्क डन इसे। वर्क डन क्या होता है 2.303 nRT log of V2 by V1। तो ये आ गया 2.303 इंटू n, नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स हैं, 2 मोल हैं। गैस कांस्टेंट 8.314 होता है, टी टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है। लॉग ऑफ V2 बाय V1, V2 कितना है V/2 है, V1 V था, ये कैंसिल हो गया। वर्क डन आया 2.303 इंटू 8.314 इंटू 3 इंटू लॉग ऑफ हाफ। अब ये मल्टीप्लीकेशन तो मैं कर देता हूं, फिर लॉग सिखाता हूं तुम्हें लॉग हाफ कैसे लाते 2 हैं। मिस कर दिया आपने। मैंने कहीं मिस करा 2, अच्छा 2 ये वाला ना, ओके इसको यहां लिख देते हैं। सो जरा मल्टीप्लाई कर कर एक नंबर लिख दें, 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 3, 114, 114.88 log of 1/2, 114.88 log 1/2 को ऐसे लिखोगे log 1 माइनस log 2। अब कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए तुम्हें ये याद होना चाहिए कि log 1 0 होता है, log 2 तुम्हें याद होना चाहिए 0.3010 होता है। ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे sin 30 cos वगैरह की वैल्यूज याद होती है। तो आपका वर्क डन आ गया, योर वर्क डन इज 114.88, 114.88 इंटू 0, ये था ना log 1 माइनस log 2, log 1 0, log 2 इज 0.3010। सो वर्क डन आ गया माइनस ऑफ, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 114.88 इंटू 0.3010। सो वर्क डन आ गया 88 इंटू 0.3010, 34.57 minus 34.57 जूल इज द वर्क डन। ये वर्क डन है माइनस 34.57 जूल। वेरी गुड, इतना लिख लीजिए। फिर एक न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे, ये तो मैंने कर दिया। सर जी सर यहाँ पे 3 है या 300 होना चाहिए ना सर? 300 ये बचा है, 300 तो ये डेसिमल यहां से चला जाएगा। तो 114.88 इज 11488, 11488, 11488, 11488। सामिया ये तो मैं आपको जस्ट अभी एग्जांपल करा रहा था, इसलिए मैंने आपको बाकी कंडीशंस लिखकर नहीं दी। आपको ये कंडीशन हमेशा लिखी हुई मिलेगी कि इट्स स्लो या आइसोथर्मल। अगर वो कहीं लिखता है स्लो प्रोसेस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, या एक्सप्लिसिटली आइसोथर्मल लिख देगा। ये तो बस मैं आपको फॉर्मूला बेस्ड करा रहा था, इसलिए मैंने ज्यादा कोई डिटेल लिखी नहीं। चलो भाई इतना लिख डालो, फिर एडियाबेटिक देखते हैं। सर पिछली स्लाइड लगा दी। हाँ मैं पिछली स्लाइड पे आ जाता हूँ, लिखिए।
ये लिखा आप लोगों ने? यस सर। चलिए इसको लिखिए। अरे मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन आपको करना चाहिए, तभी जरा सा कॉन्फिडेंस आएगा। रुको जरा, एक एक क्वेश्चन आप मुझे करके देखो। सीधा सीधा क्वेश्चन दे रहा हूँ सिर्फ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कुछ समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ा या बिल्कुल नहीं। चलिए, so question is 10 moles of an ideal gas at 100 Kelvin temperature and 1 atm pressure is compressed one third of its initial volume. One third of its initial volume. Calculate first part. Final temperature, और लिख लो इसमें, स्लोली लिख लो। ये स्लोली जो वर्ड है ये बता देगा कि ये आइसोथर्मल था। फाइनल टेम्परेचर, दूसरा फाइनल प्रेशर, तीसरा वर्क डन। चलो भाई शुरू हो जाओ। 6010 होता है कुछ। भाई हाँ, ये साजिद लॉग 3.477 है। लॉग 3 की अगर वैल्यू चाहिए 0.477। इल्मा का आंसर सही है फर्स्ट पार्ट का, इफ़त का आंसर सही, आमना का आंसर सही, और किसी का आंसर ही नहीं। इफ़त का सेकंड पार्ट का आया आंसर। ओके ठीक है, एक सेकंड है भाई, एक सेकंड, आराम से आराम आराम से। इफ़त का फर्स्ट पार्ट का सही, आमना का सही, इफ़त का सेकंड पार्ट भी सही, हुदा का फर्स्ट पार्ट ठीक है, सामिया का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों ठीक है, आतिफ का फर्स्ट पार्ट ठीक, साजिद का वॉकडन भी आ गया। साजिद वॉकडन मुझे चेक करना होगा यार। आतिफ प्रेशर ठीक आ रहा है, हमदा टेम्परेचर ठीक है, मरियम दोनों पार्ट ठीक है, शिफा फर्स्ट पार्ट ठीक, कायनात फर्स्ट पार्ट ठीक है, सेकंड पार्ट ठीक है, हमदा, आमना सेकंड पार्ट ठीक है, शिफा ठीक आ रहा है, अलीना का भी ठीक है दोनों पार्ट, इल्मा का ठीक है, तोयबा का ठीक, साजिद का भी ठीक है। साद आंसर का है, हुदा ठीक आ रहा है, शफक, शफात, राहिब फर्स्ट पार्ट ठीक है, सेकंड और थर्ड पार्ट करो। ठीक है तोयबा, एक मिनट में कैलकुलेट ही कर लेता हूँ। 10 मोल है ना,
तो ये आंसर तो अभी साजिद का आया था कुछ, लास्ट पार्ट का कितना था? साजिद गड़बड़ आ रहा है। आतिफ का सही है और शफात ठीक आ रहा है। प्रेशर गड़बड़ है शफात। हमजा का भी गड़बड़ है। इफ़त का ठीक है। इफ़त जस्ट मुझे ख्याल से डेसिमल प्लेसेस में कुछ गड़बड़ हो रही है। मरियम थर्ड पार्ट के आंसर गड़बड़ है। रमशा का ठीक है। रमशा नेगेटिव साइन के साथ आएगा बच्चे। मरियम गलत है। कायनात गलत है सेकंड पार्ट। मुशर्रफ फर्स्ट पार्ट ठीक है। साजिद वर्क डन गड़बड़ है, गड़बड़ है। हर्षित तीनों पार्ट्स। थर्ड पार्ट में कुछ गड़बड़ है। यश तीनों पार्ट्स ठीक हैं। मुशर्रफ सेकंड पार्ट ठीक आ रहा है अब। हमदा फर्स्ट थर्ड पार्ट ठीक आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है हमदा का। अलीना, अलीना गड़बड़ गड़बड़ कर रही हो। आमना थर्ड पार्ट ठीक है, बिल्कुल सही है। मरियम log 3 is 0.477 हाँ। हुदा ठीक आ रहा है बिल्कुल, विद नेगेटिव साइन आएगा बच्चे। शाइस्ता सेकंड पार्ट का बिल्कुल सही है आंसर, बिल्कुल सही आ रहा है। चलो सबके आंसर आ गए मेरे ख्याल से, अब जितने आ रहा था। ठीक है हुदा, अब मैं सॉल्व करता हूँ फिर हम एडियाबेटिक प्रोसेस करेंगे। हाँ इल्मा गड़बड़ है कुछ। फर्स्ट पार्ट टेम्परेचर तो यार सेम रहता है, तो टेम्परेचर तो 100 केल्विन ही आएगा, टेम्परेचर में तो कोई चेंज नहीं है। सेकंड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है प्रेशर, तो आप यूज कर सकते हैं P1V1 इज P2V2। गलत है अर्शद। P1 इज 1, वॉल्यूम इज V। P2 का पता नहीं, वॉल्यूम इज V/3, तो V से V कैंसिल हो जाएगा। P2 आ जाएगा 3 atm। P2 आ गया 3 atm। P2 आ गया तो P2 के बाद आप क्या कर सकते हैं, वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन इज 2.303, इट्स NRT log ऑफ V2/V1। हर्षद आप बिल्कुल सही आ रहा है। तो 2.303, N इज 10 मोल्स हैं, R इज 8.314 है, T 100 है, log ऑफ V2 माइनस V1। V2/V1 है ना, इसको भी वैल्यू रखी देना V2 और V1 की। इट्स log ऑफ V2। V2 इज V/3, V1 इज V से V कैंसिल हो गया। सो ये आ गया। अब अगर इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं, एक मिनट रुकना, हाँ सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2.30, अरे 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आया कितना आया, ये आया 1917.14। और इसे आप लिख सकते हैं log 1 माइनस log 3। log 1 0 होता है, अभी लिखा था 19147.14, इट्स 0 माइनस log 3.477, so it comes out to be this multiplied by 0.477 is 9133 point something जूल। ये वर्क होता है। बिल्कुल इसी तरह से एडियाबेटिक प्रोसेस भी है, वो भी देख लीजिए। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम एडियाबेटिक प्रोसेस पर आते हैं। कल हमारा टारगेट होगा इसको कंप्लीट कर लें। हाँ मरियम अब सही था, बस नेगेटिव साइन के साथ बच्चे, विद नेगेटिव साइन। हाँ कंप्रेस हो रही है ना गैस, वर्क डन नेगेटिव हो। भाई ये आया सबको समझ में? शफात, इरम, हिमांशु तो है ही नहीं लगता है आज। चलो वेरी गुड। सो दैट वाज आइसोथर्मल प्रोसेस। इसी तरह से आपको सीखना है एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस, कल ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, कल ये कंप्लीट हो जाएगा। अब एडियाबेटिक जो प्रोसेस है,
एडियाबेटिक प्रोसेस कराने के लिए आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। हाँ से एडियाबेटिक आज तो नहीं हो पाएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कुछ चीजें आपको आनी चाहिए, विच इज स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। भाई गैस की स्पेसिफिक हीट दो तरह की होती है, एक होती है कांस्टेंट प्रेशर पर, उसे सीपी लिखते हैं। एक और स्पेसिफिक हीट होती है गैस की एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो स्पेसिफिक हीट होती है उसे सीवी लिखते हैं। एक टर्म हम यूज करते हैं गामा। गामा इज द रेशियो ऑफ सीपी बाय सीवी। अलग अलग तरह की गैसेस के लिए इस गामा की वैल्यू अलग अलग होती है। अलग अलग गैसेस की गामा की वैल्यूज अलग अलग होंगी, बट गामा इज ऑलवेज सीपी बाय सीवी। एडियाबेटिक प्रोसेस में बार बार मैं इस गामा को यूज करूंगा। न्यूमेरिकल्स में आपको गामा की वैल्यू दी हुई होगी। अब गामा कैसे एग्जैक्टली कैलकुलेट कर कर आता है यहां से, ये आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का पार्ट है। यहां से कोई नहीं पूछेगा। चलिए वेरी गुड, इतना लिख लीजिए, फिर एडियाबेटिक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक हीट आप सब जानते हैं, गैस का अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो स्पेसिफिक हीट सीपी होता है। गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट सीवी होता है। सीपी और सीवी दोनों का रेशियो ले लोगे तो उसे आप गामा कहेंगे। गामा इज द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी ऑफ द गैस। नहीं यश, दीज टू गामा टोटली डिफरेंट गामा। उस गामा का और इस गामा का कोई रिलेशन नहीं है, इसका एक्सपेंशन से कोई रिलेशन नहीं है। डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, लाइक कितने मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है गैस में। दोनों गामा बिल्कुल अलग। चलो ये लिख लिया, एडियाबेटिक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। सो एडियाबेटिक प्रोसेस सिंपली मींस प्रोसेस जहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सॉरी नॉट टेम्परेचर, हीट कंटेंट कांस्टेंट रहता है। ना कोई हीट एंटर कर सकती है, ना कोई हीट लीव कर सकती है। मुझे बताओगे डेल्टा क्यू तो जीरो हो जाएगा ना, हीट कांस्टेंट है, कोई हीट एंटर नहीं कर रही, कुछ बाहर नहीं जा रही, डेल्टा क्यू इज जीरो। वॉल्स क्या लगती हैं तुम्हें, कंडक्टिंग होनी चाहिए, नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए? वॉल्स नॉन कंडक्ट नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग, तभी हीट एक्सचेंज नहीं होगा ना। नो एक्सचेंज ऑफ हीट सिंपली मींस नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद सराउंडिंग। सराउंडिंग के साथ हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। सो फर्स्ट कंडीशन इज वॉल्स आर नॉन कंडक्टिंग। वॉल्स कंडक्टिंग नहीं होंगी, वॉल्स नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स के बाद प्रोसेस शुड बी वेरी फास्ट। प्रोसेस शुड बी फास्ट, फास्ट प्रोसेस होगा, क्योंकि अगर स्लो प्रोसेस हुआ ना तो हीट एक्सचेंज हो जाएगी। कोई भी वॉल 100% नॉन कंडक्टिंग नहीं होती। ज्यादा टाइम दे दिया तो हीट एक्सचेंज कर लेगा एनवायरमेंट के साथ, तो शुड बी अ वेरी फास्ट प्रोसेस। न्यूमेरिकल के लिए फास्ट टर्म याद रखिएगा। कहीं लिखता है ना किसी प्रोसेस में फास्ट प्रोसेस, दैट मींस दिस प्रोसेस इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। अब देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर भी चेंज करेगा, वॉल्यूम भी चेंज करेगा और टेम्परेचर भी चेंज करेगा। भाई आपने गैस को हीट अप कर दिया, गैस को कंप्रेस किया, गैस को कंप्रेस करने पर कुछ हीट जनरेट होगी। वो हीट अगर बाहर नहीं निकल रही तो वो गैस का टेम्परेचर बढ़ा देगी।
गैस एक्सपेंड हो रही है, गैस एक्सपेंड होने पर भी यही होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, कुछ हीट लॉस हो जाएगी एक्सपेंशन में। सो यहाँ तीनों वेरिएबल चेंज करते हैं, प्रेशर भी चेंज करता है, वॉल्यूम भी चेंज करता है, टेम्परेचर भी चेंज करता है। आइसोथर्मल में एक इक्वेशन थी, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, यहाँ 3 इक्वेशंस आएंगे। तो आज तो नहीं कर रहे, कल से स्टार्ट करेंगे और कल हम इसे खत्म कर देंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। फातिमा, गैस को तुम ये सोच रही हो ना कि प्रोसेस ही नहीं हो रहा, गैस को कंप्रेस करो, जब गैस को कंप्रेस करोगी तो हीट जनरेट होगी। हाँ सामिया, मैं वही तो कह रहा हूं, आप अबे सुन तो लो, गैस को कंप्रेस करो। तुम लोग तो ऐसे सोचते हो कि गैस ऐसे रखी हुई है अपने आप चेंज हो जाएगा, ऐसे नहीं चेंज होगा, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। लेकिन गैस को कंप्रेस करो, यहां ला दो, गैस कंप्रेस जैसी ही होगी मॉलिक्यूल्स में हीट डेवलप हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी। आप जो वर्क डन कर रहे हैं ना कंप्रेस करने में, वो वर्क डन हीट की फॉर्म में जाएगा, और वो हीट बाहर नहीं निकली तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा। इसी तरह से अगर गैस एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंड करने का मतलब है गैस की हीट बाहर जा रही है। यस यस, गैस की हीट बाहर जा रही है, गैस की हीट बाहर जाएगी तो फिर मतलब गैस की हीट वर्क डन में यूज हो रही है, हीट कंटेंट कम हो गया, टेम्परेचर कम हो जाएगा। सामिया, फातिमा, आया? अगर कंप्रेस और एक्सपेंड नहीं करोगे तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज तभी आएगा जब आप एक्सपेंड या कंप्रेस करें। यस आ गया। चलो गुड, आज यहीं छोड़ते हैं, कल इसे खत्म करेंगे। चलो थैंक यू सर। थैंक